हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है राजा, किसान तथा नगर, आरंभिक राज्य तथा अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, जिसमें हम लोग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस चैप्टर को आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो का आप विदाउट स्किप किए हुए पूरा का पूरा देखिएगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हम लोग चैप्टर के बिल्कुल ही शुरुआती पॉइंट में आए। तो सबसे पहले आप टाइमलाइन को देखिए। देखो यहाँ पे मैंने टाइमलाइन अच्छी तरीके से बनाए हैं। तो अगर आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता जो है, मतलब कि अगर हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर को देखिए, इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसको ही मैंने पढ़ा दिया, आपके जानकारी के लिए बता दिया जाए तो इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता है उसका अगर हम लोग काल देखेंगे तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक हमारा हड़प्पा सभ्यता का काल चला है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि 1900 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ईसा पूर्व को हम लोग बीसी कह सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट हम लोग कहते हैं इसको। तो 1900 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक हमारा कोई भी जानकारी हमें देखने को नहीं मिली है, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ भी जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। इसके अलावा 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल माना जाता है, ठीक है। ये आपका वैदिक काल है जिसमें आपके ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के दोनों आते हैं, ठीक है। ऋग वैदिक काल जो है वो आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है और उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका बीच में महाजनपद काल आ जाता है, जिसमें आपके लोहे का आविष्कार भी इसी समय होता है, लौह युग इसी समय होता है, ठीक है। और इसी के बीच में हमारे जो मौर्य काल है उसकी भी स्थापना इसी के बीच में होती है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनकी भी स्थापना इसी समय होती है, 321 ईसा पूर्व में होती है वैसे तो, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग चैप्टर के बिल्कुल शुरुआत में आए तो हड़प्पा सभ्यता के अंत से हमारा चैप्टर बिल्कुल शुरू होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व में हमारा हड़प्पा सभ्यता का अंत हो जाता है। मतलब कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक हमारा हड़प्पा सभ्यता का काल है, ठीक है। 1900 ईसा पूर्व में हमारा हड़प्पा सभ्यता का अंत हो जाता है। ये अगर हम लोग चैप्टर के और थोड़ा सा उसके बाद देखें तो हमारा होता है सिंधु नदी के किनारे क्या होता है, ऋग्वेद का लेखन होता है, ठीक है। उत्तर भारत, दक्कन पठार और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में क्या होता है, किसान बस्तियां सामने आती है, कृषक बस्तियां सामने आती है। इसके बाद क्या होता है, उपज बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं, ठीक है। उपज बढ़ाने के कई सारे तरीके ढूंढे जाते हैं और गंगा घाटी के मैदान में धान उपज में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। धान की जो उपज है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि देखने के लिए मिलती है। और उसके बाद क्या होता है, लोहे की फाल के हलों का उपयोग शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता में लोहे का यूज नहीं होता था, ठीक है। यहाँ पर इस चैप्टर से आपको लोहे का यूज देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। लोहे के फाल के हल का उपयोग इस समय से शुरू हो जाता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिखा है मध्य और दक्षिण भारत से हमें सब देखने के लिए मिले हैं। सब मीन्स होता है आज के हिसाब से डेड बॉडी जिसे हम लोग कहते हैं, सब देखने के लिए हम लोग को मिले हैं, जिसके साथ हमें लोहे के उपकरण और औजार भी देखने के लिए मिले हैं। उपकरण और औजार में अंतर होता है। जो आपका उपकरण होता है वो आपका टूल होता है, ठीक है, टूल्स होता है आपका उपकरण, और औजार आपका वेपन्स होता है, ठीक है। आपका एक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वो है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कालीन काल क्यों माना जाता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन कालीन काल माना जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को। क्यों माना जाता है, क्या रीजन है? रीजन ये है क्योंकि इसी काल में आपका लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया था। इसके अलावा सिक्कों का विकास भी इसी समय हुआ, ठीक है। आप कह सकते हो लोहे का विकास भी इसी समय हुआ, सिक्कों का विकास भी इसी समय हुआ, और बौद्ध और जैन धर्म के जितने भी हमारे दार्शनिक विचारधारा का विकास भी इसी समय हुआ। मतलब कि बौद्ध धर्म में आपके गौतम बुद्ध जी और जैन धर्म में आपके महावीर जैन जी जो आपके हैं 24वें तीर्थंकर, उनका भी विकास इसी समय होता है, ठीक है। इसके अलावा नए नगरों का उदय या फिर विकास इनका भी इसी समय होता है, और ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र की रचना भी इसी काल में की जाती है, ठीक है। जो धर्मशास्त्र है वो एक ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम लोग अपने अगले टॉपिक में आए, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आपका प्रिंसेप और प्रियदर्शी। जो आपका प्रिंसेप है वो आपके जेम्स प्रिंसेप पूरा का पूरा उनका नाम है, ठीक है। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे हमारे जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। 1830 का दशक मीन्स 1838 में हमारे जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने ब्राह्मी और खोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था।
क्या होता है, लिपि का प्रयोग जो है वो आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया जाता है। उनको पता चल जाता है कि ज्यादातर अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी का नाम लिखा हुआ होता है, जिसका अर्थ बाद में क्या निकलता है, मनोहर मुखाकृति वाला राजा। मनोहर मुखाकृति वाला राजा का मीन्स क्या होता है, जिसका मुंह बहुत ही आकृति, मुंह की जो आकृति है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब कि अट्रैक्टिव, उसका जो आकृति है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, लुभावना जैसा होता है ना, मतलब कि अट्रैक्ट करता है, उस तरीके से होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। वो उस समय कौन था, अशोक था। ठीक है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो अभिलेख में हमें राजा जो अशोक है उसका भी नाम देखने के लिए मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में मौर्य काल का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक कौन था, वो अशोक था, सम्राट अशोक। ठीक है, जो अशोक है उसको कई सारी उपाधियां भी दी जाती है, जैसे कि हमारे जो गांधी जी है उनको भी बापू की उपाधि दी जाती है। उसी तरीके से जो सम्राट अशोक है उनको भी देवान पिया, ठीक है, और प्रियदर्शी जैसी उपाधियां दी जाती है। देवान पिया क्या होता है, देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी मीन्स होता है देखने में सुंदर, मतलब कि अशोक बहुत ज्यादा सुंदर होता होगा ऐसा पता चलता है, मतलब कि अशोक बहुत ज्यादा सुंदर दिखता होगा। ठीक है, टाइमलाइन मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया कि किसका काल कहां पर आता है। हड़प्पा का काल मैंने आपको बता दिया, वैदिक युग का काल बता दिया, महाजनपद काल बता दिया। ठीक है, ये सब हमने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं जेम्स प्रिंसेप का भारतीय इतिहास के लेखन में किस तरीके का देन होता है। ठीक है, तो भारतीय राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में जेम्स प्रिंसेप द्वारा एक नई दिशा दी जाती है। किस तरीके से, जैसे एक शिक्षक होता है वो अपने विद्यार्थी को एक प्रकार का मार्ग दिखलाता है, उसी तरीके से जो हमारे जेम्स प्रिंसेप जी है वो भी एक प्रकार की नई दिशा दिखलाते हैं, क्योंकि उन्होंने दो चीजों को खोज दिया, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाल दिया। ठीक है, ये जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है इसका अर्थ निकालना मतलब कि एक इतिहास में, मतलब कि भारतीय इतिहास में एक नई दिशा देना। आप ऐसा समझ सकते हो, भारतीय और यूरोपीय विद्वान जितने भी होते हैं वो उपमहाद्वीप पर, भारतीय और यूरोप के जितने भी विद्वान होते हैं वो उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले राजवंश जितने भी हमारे राजा है उनका पुनर्रचना के लिए क्या करते हैं, अभिलेख और ग्रंथों का बहुत ही गहनता पूर्वक, गहनता मीन्स होता है गहराई से अध्ययन करते हैं। यहाँ पर मैंने पुनर्रचना लिखा है। ये जो पुनर्रचना होता है इसका मतलब क्या होता है, पुनर्रचना मतलब होता है जो इतिहासकार होते हैं किसी भी चीज का दोबारा से रचना, मीन्स होता है पुनर् मीन्स दोबारा और दोबारा से रचना करना, मतलब कि किसी चीज को आप दोबारा से देख रहे हो। मतलब कि जैसे कि जो राजवंश थे पुराने समय में, जितने भी हमारे उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले जितने भी हमारे राजवंश थे उनका क्या करते हैं, इतिहासकार दोबारा से खोज करते हैं कि उस समय क्या होता होगा, प्रिडिक्शन करते हैं कि उस समय क्या होता होगा, क्या अभी हो रहा है, मतलब कि एक होता नहीं क्या, अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, अंदाजा लगा के देखते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं पुनर्रचना। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, पुनर्रचना के लिए क्या करते हैं, ग्रंथ को, मतलब कि किताबों को, अभिलेखों का बहुत ही गहनता पूर्वक अध्ययन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, फिर क्या होता है, राजनीतिक इतिहास सामने आ जाता है। ठीक है, इससे हम लोग का उसका पता चल जाता है कि वहां पर किस तरीके से शासन प्रणाली चलती होगी, राजतंत्र था। ठीक है, राजतंत्र में वो लोग किस तरीके से जनता की भलाई किया करते होंगे, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी देखने के लिए मिल जाता है। बाद में विद्वान ये जानने का प्रयत्न करते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन तथा आर्थिक तथा सामाजिक विकास के बीच कोई संबंध था क्या, नहीं था। ठीक है, इस चीज को वो जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जितना भी मैंने बताया इसका कहीं ना कहीं अगर हम लोग देन देखें तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही ये संभव हो पाया है, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने ही इन लिपियों की जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है इसकी खोज की थी। ठीक है, इन सभी चीजों का आपको नोट्स भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया था, तो वो भी आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा। अब अगर हम लोग अपने अगले टॉपिक को देखें, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर खुदे लेख को अभिलेख कहा जाता है। किसी भी कठोर सतह पर अगर हम लोग खरोच खरोच कर या फिर हम लोग खुरच खुरच कर लिखते हैं तो उसे हम लोग अभिलेख कहते हैं। आपको साइड में इमेज भी आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो आप इसको, जो अभिलेखों को बनवाते हैं उनमें उनकी उपलब्धियां, ठीक है, अभिलेखों में उनकी उपलब्धियां, कार्य तथा विचारों को लिखा जाता है कि उन्होंने क्या काम किया, क्या उनकी उपलब्धियां रही, क्या उनके विचार थे, इन सब चीजों को अभिलेखों में लिखा जाता है। इसके अलावा ज्यादातर अभिलेखों में हमें राजा के क्रियाकलाप, विजय अभियान और दान का ब्यौरा मिलता है। मतलब कि राजा जितनी भी एक्टिविटीज करता था उन सब चीजों को अभिलेखों में लिखा जाता था, और जितने भी उनके विजय अभियान है, विजय अभियान में इस बार राजा ने इसको पराजित किया तो आज इससे विजय प्राप्त की है, तो उसको भी अभिलेखों में खुरच खुरच कर लिख दिए। ठीक है, इसके अलावा क्या होता था, दान का ब्यौरा, मतलब कि
होता क्या था, राजा जो होते थे उस समय मंदिरों में बहुत दान किया करते थे, तो उन सभी चीजों का ब्यौरा भी अभिलेखों में दिया जाता था। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि निर्माण की तारीख, मतलब कि अभिलेखों से हमें निर्माण की तारीख भी पता चल जाती है, और ये इतिहासकारों के लिए बहुत अच्छा होता है। इतिहासकारों को पता चल जाता है ना कि निर्माण की तारीख ये है, तो उससे उनको बहुत खुशी भी मिलती है। ठीक है, अब प्राचीनतम अभिलेख जितने भी हमें हैं, मतलब पुराने अभिलेख जो भी है वो प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, प्राचीनतम अभिलेख जो भी है वो प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे, जो आम जनता की भाषा होती थी। इसके अलावा हमें और भी कई सारे अभिलेख मिले हैं, जैसे कि हमें तमिल भाषा में, पाली भाषा में और संस्कृत जैसे भाषाओं में भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, जो हमारा होगा 16 महाजनपद वाला टॉपिक, उसको भी हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके एवरीवन, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में क्या होता है, लोहे का आविष्कार हो चुका है। अब लोहे का आविष्कार हुआ है तो लोगों ने क्या किया है, लोहे की फाल वाले हलों का यूज करना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद क्या होता है, लोगों ने उपकरण बनाना शुरू कर दिया है, औजार बनाना शुरू कर दिया है, लोगों के पास अत्याधुनिक औजार होना शुरू कर दिए हैं। अब धीरे धीरे करके वो लोग छोटे छोटे कबीले बनने शुरू कर दिए हैं, और छोटे छोटे कबीले बन जाते हैं तो वो जो छोटे छोटे कबीले होते हैं ना, उसी को कहते हैं जनपद। अब जनपद जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना है, मतलब कि दो टुकड़ों से मिलकर बना है। एक है आपका जन, एक है आपका पद। जन मीन्स होता है आपका लोग, और पद मीन्स होता है पैर या फिर पांव। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, लोग कहो, आप इसको लोग कह लो, कुल कह सकते हो, जनजाति कह सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये समझना है कि जो जनपद होता है, जहां पर लोगों ने पांव रखा, वो आपका हो गया जनपद। ठीक है, बस पांव रखना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ रहना भी जरूरी है, मतलब कि लोगों का निवास करना भी जरूरी है, तो वो हो गया आपका जनपद। ठीक है, जनपद क्या होता है, जहां पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया या फिर निवास करना शुरू कर दिया है, उसे हम लोग कहते हैं जनपद। ठीक है, इसका प्रयोग जो है वो प्राकृतिक और संस्कृत दोनों में मिलता है। ये चीज का आपको अच्छी तरीके से ख्याल रखना है, और इसी में जितने भी हमारे जनपद हुए हैं वही बड़े बड़े नगर बन जाते हैं। ठीक है, वही बहुत ज्यादा विकसित हो जाते हैं, तो वही क्या बन जाते हैं, हमारे महाजनपद, जिसमें आपके 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो उसमें हम लोग मेनली जितने भी आपकी बुक में दिए हुए हैं उसका भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग पूरे के पूरे टोटल जितने भी है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें मैंने कुछ कुछ लिखा है, जिसमें आपका वज्जी है, मगध है, कौशल है, कुरु है, पांचाल, गांधार और अवंती, ये जितने भी आपके महाजनपद है, ठीक है, ये सब आपके महाजनपद है। इसमें सबसे ज्यादा विकसित जो महाजनपद है वो है आपका मगध। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं जो आपका मगध है उसका राजवंश किस तरीके से चला, कौन कौन से राजा हुए हैं, उन सभी चीजों का हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मगध जो था वो बहुत ही विकसित महाजनपद था, तो इसीलिए हम लोग इसको अच्छी तरीके से इसमें फोकस करेंगे। तो इसमें आपका जो पहला वंश है वो है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश में जो पहले राजा हुए हैं वो है आपका बिंबिसार। बिंबिसार पहले राजा थे। दूसरे राजा है अजातशत्रु, तीसरे हैं उदयन शासक। ठीक है, उदयन नामक राजा है, और चौथे राजा है आपके नागदशक। जो आपका दूसरा वंश है वो है आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की जो स्थापना है वो शिशुनाग के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग तीसरे वंश की बात करें तो वो है आपका नंद वंश। अब ये जो नंद वंश है ना, इसकी जो स्थापना है या फिर इसका जो पहला शासक है वो है आपका महापद्मानंद। महापद्मानंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी, और इसका जो लास्ट राजा है, अंतिम शासक जो है वो है आपका घनानंद। घनानंद से आप बहुत परिचित होंगे, टीवी सीरियल में बहुत दिखलाया जाता है घनानंद। घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और चाणक्य, ये तीन किरदार बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब देखना है इसको अच्छी तरीके से। जो घनानंद है वो राजपाट पर ध्यान नहीं देता है, बहुत ही घमंडी राजा होता है। ठीक है, होता क्या है, जो घनानंद है बहुत ही ज्यादा, आप कहते नहीं, बहुत ही पावरफुल राजा भी है। ये बहुत ही पावरफुल राजा है आपका घनानंद। ठीक है, इतना पावरफुल होता है जो द ग्रेट सिकंदर जो होता है उसको भी पराजित कर देता है। अलेक्जेंडर का नाम आपने सुना होगा, उसको भी पराजित कर देता है आपका घनानंद। ठीक है, होता क्या है, घनानंद क्या करवाना चाहता है, एक यज्ञ करवाना चाहता है। तो यज्ञ करवाते समय घनानंद के दरबार में पंडित होता है जिसका नाम होता है चाणक्य। चाणक्य को आप कह सकते हो विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। ठीक है, ये आप इसका नाम देख सकते हो। ठीक है, इसका अलग अलग नाम हो गया ये। ठीक है, इसके अलावा जो घनानंद है वो राजपाट पर ध्यान नहीं रखता, ये मैंने बता दिया। तो वो जो यज्ञ करवाना चाहता है, तो उस समय जो आपका पंडित होता है चाणक्य, वो ऐसा कहता है कि ये यज्ञ मैं करवाऊंगा। ठीक है, यज्ञ मैं करवाऊंगा, वो ऐसा कहता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये कहता है ना
जो घनानंद है वो उसका बहुत इंसल्ट कर देता है, चाणक्य का इंसल्ट कर देता है, बोलता है कि छोटा सा पंडित है तू, किस तरीके से यह करवाएगा, कोई नॉलेज वगैरह है कि नहीं है, इस तरीके से वो ऐसा कह के उनका इंसल्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, घनानंद जो होते हैं वो चाणक्य का चोटी पकड़ के भी मजाक उड़ाते हैं, जिससे जो चाणक्य है उस पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो कसम खा लेते हैं कि जिस साम्राज्य पे वो उछल रहा है, इतना जो वो बोल रहा है, उस साम्राज्य का विनाश कर देंगे। ठीक है, ऐसा स्टोरी होता है। फिर उसके बाद वो तक्षशिला में घूरते फिरते उनको एक लड़का दिखता है जो राजा का खेल खेल रहा होता है। फिर उसके बाद उनमें उनको कुछ दिखता है, और दिखने के बाद होता क्या है, वो क्या करते हैं, उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। वो लड़का आगे जाके बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मम्मी का नाम है मूरा। ठीक है, मूरा उनकी मम्मी का नाम होता है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो चाणक्य है वो पीछे प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, ठीक है, किस तरीके से घनानंद को पराजित करना है। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ तक कि उनको जहर भी पिलाया जाता है, कि उनको जहर पिलाया नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा देंगे, और उसके बाद क्या आगे जाके उनको दिक्कत ना हो अगर कोई जहर उनके खाने में दे भी दे तो, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा खाने में जहर देते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में देते थे, चाणक्य के द्वारा दिया जाता था। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। जो चाणक्य थे ना, वो किंग नहीं बनना चाहते थे, वो राजा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वो एक किंग मेकर थे, मतलब कि राजा बनाना चाहते थे। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो ऐसे करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं, घनानंद को पराजित कर देते हैं। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसके महामंत्री जो बनते हैं वो आपके चाणक्य हो गए, ये विष्णुगुप्त जो है वो बनते हैं। उसके बाद ये इनका राजकाल जो चलता है, इनका कार्यकाल जो चलता है वो 24 साल के लिए चलता है। फिर उसके बाद इनका बेटा आता है, वो आता है बिंदुसार। बिंदुसार का जो राज कार्यकाल है वो चलता है 28 वर्षों तक। फिर उसके बाद बिंदुसार का बेटा आता है जो आपका है सम्राट अशोक, जिसको आपने चक्रवर्ती सम्राट के नाम से भी जानते हो आप इसको। ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट क्यों, क्योंकि ये आसपास के सभी एरिया को बहुत ही अच्छी तरीके से जीता था चक्रवर्ती सम्राट में, और इनका जो कार्यकाल है वो 37 वर्षों तक माना जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अचानक से कलिंग का युद्ध होता है, और कलिंग के युद्ध के होने के बाद जो आपके सम्राट अशोक है वो क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। फिर उनके बाद इनके भी बेटे होते हैं। ठीक है, इनका एक बेटा है कुणाल नाम से। ठीक है, कुणाल जो होता है वो 4 वर्षों तक राज करता है। उसके बाद उनका भी बेटा होता है दशरथ, ऐसे ऐसे करके और भी बेटे होते हैं। जो आपके सम्राट अशोक है ना, इनके एक बेटा और एक बेटी और होता है, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा नाम के एक बेटा बेटी भी होते हैं। ठीक है, और इसके जो लास्ट राजा, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे कि इसी मौर्य वंश के जो लास्ट राजा होते हैं वो आपके 2 साल के लिए कार्यकाल उनका चलता है। ठीक है, और इनको जो कहते हैं ना, इनको मार दिया जाता है पुष्यमित्र शुंग द्वारा, और उसके बाद की जाती है शुंग वंश की रचना। तो मौर्य वंश के बाद क्या होता है, शुंग वंश की रचना की जाती है, और फिर उसके बाद कर्ण वंश आता है शुंग वंश के बाद। और उसके बाद कुछ विदेशी राजा भी होते हैं, जैसे कि शक राजा, कुषाण राजा, और देश के भी राजा होते हैं, जैसे कि आपके सातवाहन राजा। ठीक है, यूनान के शासक सब भी इसके बाद आते हैं। फिर उसके बाद आपका एक हिंदू साम्राज्य उभर कर सामने आता है, जो आपका गुप्त साम्राज्य है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए, जिसके संस्थापक होते हैं श्रीगुप्त। फिर उसके बाद इनके बेटे आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, फिर इनके बेटे आते हैं समुद्रगुप्त, और उसके भी बेटे आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको आप विक्रमादित्य के नाम से भी सुनते हो। फिर उसके बाद इनके बाद भी आपका राजा हर्षवर्धन का सरकार आता है, राजा हर्षवर्धन बन जाते हैं। ठीक है, कन्नौज के राजा जो होते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारे 16 महाजनपद है वो कौन कौन से है। साइड में आपको लिखा हुआ आ रहा होगा 16 महाजनपदों के नाम और साथ में राजधानियां। ठीक है, तो उसमें आपके है 16 महाजनपद जितने भी है, उसमें आपके है वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैप में आने का चांसेस इसी से होगा। इसके अलावा है काशी, अंग, चेदी, वत्स्य, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, कंबोज और मल्ल।
ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे के इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर के इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, मैप में अगर पूछा जाएगा तो ज़्यादा यही पूछा जाएगा, इस पर फोकस किया जाएगा। तो ये आपके हो गए 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपदों का पता जो है वो हम लोग को चलता है जैन और बौद्ध ग्रंथ से। ठीक है, जैन और बौद्ध जितने भी हमारे दार्शनिक ग्रंथ है उससे हम लोग को पता चलता है 16 महाजनपदों के बारे में। हर महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी होती है, जैसा कि आपको दिख भी रहा था साइड में कि हर महाजनपदों की अपनी अपनी राजधानियाँ होती है, और अपनी राजधानी जितनी भी होती है उन सभी राजधानियों को किलेबंद किया जाता है। किलाबंद मीन्स होता है घेर देना। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, किलेबंद के रखरखाव के लिए क्या किया जाता है, सेना और नौकरशाही की आवश्यकता होती है। ठीक है, सेना की तो ज़रूरत होगी, अगर किले बंद करेंगे तो सेना को रखना पड़ेगा, नौकरशाही को भी ज़रूरत होगा। ठीक है, इन दोनों की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब ये देखो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को क्या होता है, ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र की रचना कर दी जाती है। धर्मशास्त्र एक संस्कृत ग्रंथ होता है। ग्रंथ मतलब क्या होता है, ग्रंथ मतलब होता है किताब, कोई सा भी किताब। ठीक है, उसको हम लोग कह सकते हैं ग्रंथ। तो ये जो ग्रंथ है, धर्मशास्त्र ग्रंथ है, इसमें इसके अनुसार ये कहा जाता है कि सिर्फ क्षत्रिय वर्ग के लोग ही राजा बन सकते हैं। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जितने भी हमारा वर्ण है वो 4 है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, 4 वर्ण है। 4 वर्ण में जो आपका क्षत्रिय वर्ग कहो या फिर वर्ण कह लो, ठीक है, तो क्षत्रिय वर्ग के लोग जो है वही राजा बन सकते हैं। धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आपको तीसरे चैप्टर में पता चलेगा कि ऐसा नहीं है, सिर्फ क्षत्रिय वर्ग के लोग राजा नहीं बन सकते, उसके अलावा भी जो नीचे कास्ट के लोग हैं वो भी राजा बन सकते हैं। ठीक है, शासन तथा अन्य व्यक्तियों का नियम, मतलब कि शासन और अन्य व्यक्तियों का नियम इसमें अच्छी तरीके से लिखा हुआ है धर्मशास्त्र में। ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा राजा का कार्य क्या होता था, जो आपका शासक है उसका क्या क्या काम होता था, वो क्या करता था, किसान, व्यापारी और शिल्पकारियों से कर वसूलता था। ठीक है, और भेंट लेता था। मतलब कि जो आपका कर और भेंट में क्या क्या अंतर है, पहले आप ये समझो। जो कर होता है ना वो आपका बिल्कुल ही फिक्स होता है। ठीक है, वो आपको देना ही होगा। भेंट जो होता है वो आप गिफ्ट देते हो, जैसे कि किसी को बर्थडे में आपने गिफ्ट दिया, वो आपने भेंट दिया। ठीक है, कर जैसे कि आपका कोई टैक्स होता है तो कर होता है। ठीक है, तो कर वसूलता था जो राजा होता था, उसका काम होता था, और भेंट लेता था। इसके अलावा जो राजा होता था वो संपत्ति बनाने के लिए क्या करता था, पड़ोसी राजाओं से आक्रमण करके धन को जमा करता था। ये चीज़ सही बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताना कि सही है क्या गलत है। मतलब कि राजा जो होता था वो संपत्ति बनाने के लिए, पैसे को बनाने के लिए जो पड़ोसी राज्य है उससे आक्रमण करता था और उससे धन को जमा कर लेता था। ठीक है, इस तरीके से उसका प्रोसेस चलता था। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं जो मगध है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे था। ठीक है, क्या रीज़न था कि मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, तो जो पहला रीज़न है वो है खेती की उपज का खास होना। 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जो मगध था वहाँ पर खेती की उपज बहुत ज़्यादा खास हुआ करती थी, जो मगध के विकास के लिए बहुत ज़्यादा सहायक था। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने दूसरा रीज़न लिखा है वो लिखा है लोहे की खदानें विकसित होना। 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच लोहे की खदानें बहुत ज़्यादा विकसित हुआ करती थी, जिससे वहाँ के उपकरण और हथियार बनाने में बहुत ज़्यादा आसान हुआ करता था। उपकरण और हथियार में अंतर क्या है, जो उपकरण होता है वो आपका टूल्स हो गया, हथियार आपका वेपन्स हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। इसके अलावा जो मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है वो लिखा है जंगलों में हाथी उपलब्ध होना। देखो 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच क्या होता है, जंगलों में हाथी उपलब्ध होते हैं, जो सेना के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं। राजा अगर लड़ाई करने के लिए भी जाता है ना तो हाथियों के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा लकड़ियाँ उठाने के लिए भी हाथी का यूज़ किया जाता था। ये चीज़ आपको समझना है, बहुत ही बेसिक सी बात थी ये। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने 4th पॉइंट लिखा है वो लिखा है गंगा एवं उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। जो मगध था वो बिल्कुल ही गंगा और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के बीच में पड़ता था, जिससे व्यापार नदियों बहुत ज़्यादा व्यापार अच्छे से हो जाता था। ठीक है, व्यापार नदियों के रास्ते से होता था और ऐसा होता था खेती भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती थी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया उपज भी बहुत ज़्यादा अच्छी से हो जाती थी। ठीक है, इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म के लेखक क्या कहते हैं मगध की सबसे शक्तिशाली होने का कारण, वो ये कहते हैं शासकों की नीतियाँ, मतलब कि बिंबिसार,
अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे जो अत्यंत महत्वाकांक्षी राजा होते हैं वो क्या करते हैं, नीतियों को बनाते हैं, पॉलिसी को बनाते हैं। फिर उसके बाद जो इनके मंत्री होते हैं वो बिना हिचकिचाहट के इन नीतियों को लागू करते हैं। जो इनके पॉलिसी होते हैं जो राजा द्वारा बनाया जाता है उसको लागू करने का कार्य होता है मंत्रियों के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, ये तो आपका हो गया, वैसे कंप्लीट हो गया आपका मगध जो था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद कैसे था। आप ये सब पॉइंट को लिखना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। आपको इसके अलावा ये जितना भी चीज़ लिखवाया जा रहा है इन सभी चीज़ों का नोट्स भी उपलब्ध कराया गया है। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन होगा गूगल ड्राइव का, आप जाकर देखोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन सब का जैसे कि खेती की उपज का खास होना यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो इसके अंदर का सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर उसके लोहे की खदानें विकसित होना, तो इसके अंदर क्या क्या किस किस तरीके से लिखना है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से लिखा है, ठीक है। इसके अलावा मगध की जो राजधानी थी वो थी राजगाह, ठीक है। राजगाह मीन्स होता है राजाओं का घर, और ये राजगीर का प्राकृत नाम है, ठीक है। राजगाह जो है राजगीर का प्राकृतिक नाम है, ठीक है। और पहाड़ियों के बीच में किलेबंद शहर है, ठीक है। जो आपका राजगाह है वो पहाड़ियों के बीच में है और एक किलेबंद शहर है, और इसका नाम बदलकर जो आपका राजगाह है उसका नाम बदल के पाटलिपुत्र कर दिया जाता है उदयन जो आपके शासक है उसके द्वारा, और वर्तमान में इसका नाम है पटना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ओके एवरीवन, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट भी आएगा, उसमें भी हम लोग अच्छी तरीके से और भी टॉपिक्स और भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो किस तरीके का लगा, और अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग और वीडियोज़ आपके लिए बना सके। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।